गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। माय नेम इज़ ईशांत और जैसा कि आप सभी को पता है हम क्लास 11th की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हमने प्रीवियस क्लास में इलेक्शंस को समझा था और उसी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा द एग्जीक्यूटिव। अब इलेक्शंस में हमने समझा था जिस तरीके से इंडिया जो है वो एफपीटीपी सिस्टम को फॉलो करता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करता है। वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आगे चल के एज एन एग्जीक्यूटिव जो है इंडिया के लिए काम करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, जब हम चैप्टर को समझते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या है, साथ ही में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों क्या चीज़ें हैं, इनको हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट थिंग है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उसी के साथ में जो लेजिस्लेचर है वो क्या होता है, और द थर्ड थिंग इज जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट की बात करी जाए तो गवर्नमेंट को जो है ये तीन जो हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स कहे जाते हैं। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो लेजिस्लेचर है हमारा, यानी कि हमारी पार्लियामेंट, वो क्या काम करती है, लॉस को और पॉलिसीज को बनाने का काम करती है। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, पॉलिसीज को और साथ में ही लॉज जो हैं जो कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको बनाता है। जब लेजिस्लेचर पॉलिसीज और लॉज को बना लेगा तो वो ग्राउंड पे कैसे आएंगे, जो कॉमन मैन्स हैं, कॉमन पीपल्स हैं, उन तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये पॉलिसीज और जो लॉज हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम या फिर इम्प्लीमेंट करने का काम जो है, इम्प्लीमेंट करने का काम या फिर इनको एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो करता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और इन पॉलिसीज और लॉस के अंदर बनाते टाइम या फिर इनको एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको चेंज किया जाना चाहिए, कोई सही है या कोई गलत है, वो जो काम है वो यहाँ पे जुडिशरी का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है जिसके अंदर द हेड कौन है, पापा हैं, ठीक है। उन्होंने अपने एल्डर सन से किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो पापा हैं वो कौन हो गया, लेजिस्लेचर, यानी कि जो फैमिली के अंदर रूल्स को, पॉलिसीज को या लॉज को बना रहे हैं वो कौन हो गए, लेजिस्लेचर। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर या एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो लेजिस्लेचर है, जो कि पॉलिसीज और लॉज को इंडिया के लिए या नेशन के लिए बनाता है। साथ ही में जो एल्डर सन्स हैं, यानी कि जो बड़ा लड़का है, वो कौन हो गया, अभी एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो अब जो ऑर्डर है या जो पॉलिसीज हैं उनको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे एल्डर सन जो है वो कई बार छोटे लड़के को या अपने छोटे भाई को भी कोई काम करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एल्डर सन में कौन आ गया, हमारे देश के एमपीज आ गए, मिनिस्टर्स आ गए, लाइक जो लेजिस्लेचर के अंदर होते हैं मिनिस्टर्स आ गए, या फिर हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ गए। और जो छोटे लड़के हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर वो कौन हो गए, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो गई। ब्यूरोक्रेसी यानी कि सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो ग्राउंड पे किसी भी पॉलिसी और लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। और जब ये फैमिली स्ट्रक्चर में जब पापा ने एल्डर सन को यानी कि एमपी और मिनिस्टर्स को कोई काम करने के लिए कहा, कोई पॉलिसी और लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा, या फिर ब्यूरोक्रेसी पे कोई एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी काम को एग्जीक्यूट करे और उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली कौन आता है यहाँ पे, उस फैमिली की या उस घर की जो मम्मी होती है वो। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है वो एज अ मॉम, ठीक है, या फिर मम्मी की तरह काम कर रही है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो है वो काम कर रही होती है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था क्लास का, तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के,
पहला है एग्जीक्यूटिव, सेकंड है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर पॉलिसीज और लॉज जो होते हैं किसी भी नेशन या किसी भी कंट्री के लिए वो बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव इन पॉलिसीज और इन लॉज को जो है वो इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने का काम करती है, और इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है देन जुडिशरी क्या काम करेगी, उसके ऊपर देख रेख करने का काम या फिर एक रिव्यू करने का काम जो है वो जुडिशरी का होता है। ठीक है, तो क्लास के इंट्रोडक्शन में हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। जब हम एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरीके की एग्जीक्यूटिव आती है। एक एग्जीक्यूटिव आती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एक एग्जीक्यूटिव कौन सी आती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और एक एग्जीक्यूटिव जो आती है वो आती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है इसको हम आगे चैप्टर के अंदर थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जब हम यूएस के बारे में या यूएस कंट्री के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट, और जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया के पीएम। ठीक है, तो जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है, उस कंट्री के अंदर प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम चलता है। और उसी तरीके से जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव चलता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कई हद तक बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस है, उनको हम बहुत अच्छी तरीके से क्लास के आगे समझेंगे। फिर आता है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के अंदर उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लाइक प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, साथ ही उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो क्या है, उनके पास कौन कौन से पावर्स हैं। और अगर किसी कंट्री के या इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर प्रेसिडेंट को हमको रिमूव करना है या उनके लिए इम्पीचमेंट लाना है, जिसको हम हिंदी में महाभियोग कहते हैं, तो वो सारे प्रोविजंस कैसे काम करते हैं। उसी के साथ में कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो हमको प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, जिसमें हमने समझा था एफपीटीपी सिस्टम को बहुत क्लियरली। एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है, इलेक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, एफपीटीपी यानी फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन, जिसमें हम ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और उसमें जिस भी पार्टी को या जिस भी कैंडिडेट को या जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो अपनी मेजोरिटी में अपनी पार्टी को एज अ विनर डिक्लेयर कर लेगा। ठीक है, और उसी के साथ में जब वो डिक्लेयर कर लेगा तो उनकी एक COM होगी, और ये COM क्या होता है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो लेजिस्लेचर के अंदर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का क्या काम होता है, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड होंगे वो कौन होंगे। तो बेसिकली हेड कौन होता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का, PM होते हैं। ठीक है, लाइक अभी प्रेजेंट में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर यानी लेजिस्लेचर के अंदर हमारे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के हेड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉलिशन गवर्नमेंट भी हमको देखने को मिलती है। 1989 के ईयर के बाद से हमको कॉलिशन गवर्नमेंट देखने को मिली। कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब किसी पार्टी को मेजोरिटी के अंदर सीट्स नहीं मिलती हैं तो वो किसी और पार्टी के साथ में कोलिशन करती है और दो पार्टी आपस में मिलके अपनी गवर्नमेंट जो है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या काम करते हैं, साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। अभी जब हमने एग्जीक्यूटिव को समझा था तो एग्जीक्यूटिव के अंदर एक एग्जीक्यूटिव होते हैं पॉलिटिकल और एक होते हैं परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और इसी में परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कौन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन। और यही एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चैप्टर का लास्ट चीज़ है जिसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है। हमने समझ लिया कि लेजिस्लेचर के अंदर जो पॉलिसीज जो लॉज बनते हैं नेशन के लिए उनको इम्प्लीमेंट करने का, उनको एग्जीक्यूट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर एग्जीक्यूटिव की पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं कि बॉडी दैट इम्प्लीमेंट रूल्स एंड डिसीजंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स को, ठीक है, सेकंड थिंग क्या हो गई, पॉलिसीज को और लॉज को क्या करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम। एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो कौन करता है, आपकी एग्जीक्यूटिव करती है। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज बाय द लेजिस्लेचर। अब गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव जो है वो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का काम और साथ ही में उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है उसको जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। लाइक हम समझने की कोशिश करते हैं, हमने जब इलेक्शन का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि जो डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग होती है, कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है वो डायरेक्ट तरीके से हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। तो इन डिसीजन मेकिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे है, इलेक्शंस के थ्रू है, ठीक है, ये कैसे है, इलेक्शंस के थ्रू है। और इनको कौन, इलेक्शंस में कौन इन रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेचर तक भेजता है, तो वो है हम लोग, यानी कि आप और मैं, जो कि आम लोग हैं, कॉमन मैन्स, ठीक है। अब लेजिस्लेचर जो है उसका काम क्या होता है, पॉलिसीज और लॉज को बनाना। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी लेजिस्लेचर के अंदर एक लॉ बना या पॉलिसी बनी, इस लॉ और पॉलिसी को इन लोगों तक पहुँचाने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। तो इन एग्जीक्यूटिव की मदद से ये लॉज और पॉलिसीज जो लेजिस्लेचर के अंदर बनी हैं वो इंडिया के अंदर जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, उन तक पहुंचती है। तो साथ ही में गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव क्या काम करती है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने का काम और साथ ही उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम। क्या क्या हो सकते हैं, लॉज और पॉलिसीज जो लेजिस्लेचर के थ्रू बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव आल्सो हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, नॉट जस्ट इम्प्लीमेंटिंग। कई बार क्या होता है, लेजिस्लेचर के अंदर जब लॉज और पॉलिसीज को बनाया जाता है तो एग्जीक्यूटिव सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे अपना काम नहीं करती है, कई बार वो अपने डिसीजंस या उसकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है लेजिस्लेचर को हेल्प भी करती है। साथ ही में एग्जीक्यूटिव टाइटल डिफर फ्रॉम कंट्री, ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चांसलर। द फोर्थ पॉइंट हमको ये बता रहा है कि जैसे कंट्रीज हैं, इंडिया एक कंट्री है, यूएस एक कंट्री है और एक कंट्री है श्रीलंका, ठीक है। तीनों के अंदर अपना जो एग्जीक्यूटिव है, अपनी अपनी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके जो टाइटल्स हैं वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं। लाइक इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव देखने को मिलती है। वहीं अगर यूएस की बात करूं तो एज अ प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव जो है वो देखने को मिलती है। श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव हमको देखने को मिलती है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो आगे हम चार्ट की मदद से बहुत डिटेल में समझेंगे। एग्जीक्यूटिव जो है वो दो पार्ट्स को अपने अंदर इंक्लूड करती है, ठीक है। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने समझा था कि एग्जीक्यूटिव जो है वो एक तो पॉलिटिकल हो सकती है और एक होती है परमानेंट। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपके पीएम आते हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स जो हैं वो आते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, आपके सिविल सर्वेंट्स आते हैं। सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं, आईएएस या फिर आईपीएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, ये सारे जो हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर्स या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आते हैं। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जब हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव 5 साल के अंदर चेंज भी हो सकती है। लाइक अगर मेजोरिटी नहीं है लेजिस्लेचर के अंदर तो पीएम जो हैं या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको हटना पड़ेगा। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करती है। जिस तरीके से हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लाइक आईएएस ऑफिसर्स, स्टेट पीसीएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो एज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस था पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, ठीक है। उसी के साथ में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं
वो बहुत मेजर डिसीजंस लेते हैं, जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसका काम करते हैं। लाइक डेली एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पे, जो लोग हैं आप या मैं, वो अगर किसी से डील करना चाहते हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में किसके थ्रू सुनी जाएंगी, तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो ब्यूरोक्रेसी है उनके थ्रू सुनी जाएगी। आप सीधा लेजिस्लेचर में जाके अपनी बात नहीं कह सकते। तो इसी वजह से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो क्या काम करते हैं, मेजर डिसीजंस पे काम करते हैं। लाइक पॉलिसी मेकिंग हो गई, या पॉलिसी मेकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑर्डर पास किए जाते हैं किसको, ब्यूरोक्रेसी को, वो काम होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। जबकि एक डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में या ग्राउंड लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है वो काम कौन करता है, तो वो करता है हमारा जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव जो है वो हमने समझा, एक हो सकती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक हो सकती है हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेकिन कंट्रीज जो हैं उनके कंटेक्स्ट में डिफर भी करता है एग्जीक्यूटिव का सिस्टम। जैसे कि कंट्रीज हैव डिफरेंट एग्जीक्यूटिव सिस्टम, सो पावर ऑफ लीडर्स जो है वो वेरी करता है अलग अलग कंट्रीज पे। लाइक इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। वहीं जो यूएस है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कहीं ना कहीं पावर्स जो हैं वो वेरी करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मॉडल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब एग्जीक्यूटिव जो है अगर उसको हम समझे तो एक तरीका होता है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव का, एक होता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का, और एक होता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, ठीक है। यानी कि इंडिया का एग्जाम्पल अगर हम दें तो इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीएम है, फिर प्रेसिडेंट हैं, और उनकी पावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो लेजिस्लेचर के अंदर जिस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं या मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिले, उनके जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे पीएम होंगे, और पीएम जो है उनके पास एक्चुअल पावर होती है। तो इंडिया जो है वो इस सिस्टम को फॉलो करता है। वहीं पे जब हम यूएस, ठीक है, या बहुत सारी लैटिन कंट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। वहीं पे श्रीलंका का अगर हम एग्जांपल देखें तो वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसको फॉलो किया जाता है, जहाँ पे पीएम जो है या प्रेसिडेंट जो है वो एक ही पार्टी से हो सकते हैं या अलग अलग पार्टी से हो सकते हैं। जब हम श्रीलंका के कंटेक्स्ट में इस चीज़ को भी आगे देखेंगे तो इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है। यानी कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। अब जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं, हेड ऑफ स्टेट भी हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का काम है या ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने का काम है, वो एज अ गवर्नमेंट को हेड करते हुए भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। कहाँ पे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंदर। और वहीं पे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर या फिर जो ग्लोबली अगर किसी देश को रिप्रेजेंट करना है तो यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ के प्रेसिडेंट उसको लीड करते हैं। इसी वजह से जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंदर हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और साथ ही में हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे पूरी तरीके से प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है, और फ्रांस जो है वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, इसको हम आगे एक चार्ट की मदद से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव आ गया। टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो तीन टाइप की ऑफ एग्जीक्यूटिव थी, एक थी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक थी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव और एक थी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव को समझते हैं, यानी कि वो कंट्री जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव को फॉलो करती है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव में हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट होंगे,
हेड ऑफ द स्टेट कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। यानी कि प्रेसिडेंट के नाम से ही इंटरनेशनली या ग्लोबली किसी कंट्री को या उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो वो काम कौन करेगा? वहाँ के प्रेसिडेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अमेरिका का अगर ले लें तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी कंट्री के साथ में ट्रीटी को साइन करते हैं या किस तरीके से रिलेशन रखते हैं, वो सारा काम जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट करेंगे, क्योंकि यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव को फॉलो करता है। ठीक है। ही इज आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट होने के साथ साथ में वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। यानी कि जो उनकी पावर है वो नॉमिनल पावर नहीं है, वो सिर्फ कहने की पावर नहीं है। इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट की पावर है वो नॉमिनल पावर है, जो एक्चुअल पावर है वो पीएम के पास होती है। उसी तरीके से द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, इसके थ्रू, पीपल्स के थ्रू डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। और ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि उनकी लेजिस्लेचर के प्रति या लेजिस्लेचर को लेके कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अब इसी का जस्ट अपोजिट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि जो भी पॉलिसीज, लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं, उनका काम जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर किसका है? पीएम का है। तो पीएम कौन हो गए? हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए। ठीक है। वहीं पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट भी होते हैं। लाइक इंडिया जो है उसके अंदर पीएम भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट हो गए, ना कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गए। तो एक्चुअल पावर जो लाई कर रही है इंडिया के अंदर वो पीएम के पास ज़्यादा है, प्रेसिडेंट के पास एक नॉमिनल पावर होती है। ठीक है। उसी के साथ में ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर। कौन? पीएम क्या है? लेजिस्लेचर के अंदर मेजोरिटी पार्टी के लीडर हैं। जब हमने इलेक्शन टॉपिक को समझा था तो एफपीटीपी को समझा था। अब एफपीटीपी के अंदर क्या होता है? जिनको वोट्स मिले हैं ज़्यादा, वो उनको उससे ज़्यादा सीट्स भी मिल सकती हैं लेजिस्लेचर के अंदर। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारी। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिनको भी मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली हैं, ठीक है, वो पार्टी क्या कहलाएगी? विनिंग पार्टी कहलाएगी। यानी कि वो पार्टी अब जीत चुकी है लेजिस्लेचर के अंदर। और वही सारे क्या कहलाएंगे? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कहलाएंगे। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में से एक हेड को सेलेक्ट किया जाता है और वही कंट्री के जो होते हैं वो पीएम होते हैं। ठीक है। यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो हमको ये बताती है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? जिनको लेजिस्लेचर के अंदर मेजोरिटी के साथ में सीट्स मिली हैं और जिनकी पार्टी ने लेजिस्लेचर के अंदर मेजोरिटी ऑफ सीट्स को कवर किया है, और उनकी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उनमें से जो हेड इलेक्ट होकर आए हैं वो पीएम होते हैं। और उसी के साथ में ही इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या था? हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो थे वो प्रेसिडेंट थे, बट ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? जो पीएम है वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होते हैं। उनकी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होती है। ठीक है। द हेड ऑफ द स्टेट में बी मोनार्क और प्रेसिडेंट। अब कई बार क्या होता है कि जैसे इंडिया के एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्लस प्रेसिडेंट दोनों मिलके काम करते हैं। नॉमिनल पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, एक्चुअल पावर जो है वो पीएम के पास है। लेकिन एक कंट्री और है यूके, जिसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो वहाँ पे पीएम के साथ में मोनार्क सिस्टम चलता है। लाइक वहाँ पे क्वीन जो है वो एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रही है और पीएम जो है उनके पास एक्चुअल पावर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव में हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होंगे, पीएम के साथ में प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं और पीएम के साथ में मोनार्क भी हो सकते हैं। मोनार्क और प्रेसिडेंट जो हैं वो मिलके या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क या पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के तरीके से अपनी गवर्नमेंट को रन करेंगे और फिर एक सेरिमोनियल एग्जीक्यूटिव जो है, यानी कि एक औपचारिक एग्जीक्यूटिव जो है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो थर्ड टाइप है एग्जीक्यूटिव का वो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अभी तक हमने समझा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, दोनों के एग्जाम्पल समझे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव के दो एग्जाम्पल्स अगर कहे जाएं तो वो इंडिया और यूके हो सकता है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ
एग्जीक्यूटिव है उसके एग्जाम्पल अगर लिखे जाए तो यूएसए हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी लैटिन कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव को फॉलो किया जाता है। वहीं पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव के बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन पीएम और उनकी जो काउंसिल्स हैं वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती हैं अपनी लेजिस्लेचर को लेके, यानी कि अकाउंटेबल होती हैं। ठीक है, सिर्फ अकाउंटेबल कहाँ नहीं है तो वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंदर। बाकी पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो आपकी लेजिस्लेचर आपके जो पीएम हैं या जो आपके प्रेसिडेंट हैं या जो आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल होती है। अब आता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम या एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, तो आपकी जो एनसीईआरटीज है उनके अंदर एक ब्लू कलर का जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, श्रीलंका जो है वो अपने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्टेड करते हैं, यानी कि डायरेक्ट वे में एक इलेक्शन होता है जिसके थ्रू श्रीलंकन जो है वो अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट किए जाते हैं। इनडायरेक्ट करने का मतलब हम जब इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं तो कौन सा इलेक्शन मेथड अपनाते हैं, पीआर सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन या पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो पीआर सिस्टम क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने राज्यसभा के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके समझा था। तो श्रीलंका जो है वो अपने प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और उसी के साथ में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास जो पावर्स हैं वो भी इंडिया के प्रेसिडेंट्स के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं इंडिया के पास जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जो है वो लिमिटेड पावर्स हैं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट और रिमूव पीएम। ठीक है, अब श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास इतनी पावर्स हैं कि वो जो है पीएम को यानी कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकते हैं, साथ ही उनको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो हैं वो पीएम को रिमूव नहीं करते। इंडिया के अंदर अगर पीएम रिमूव होते हैं तो वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स या जो उनकी मेजोरिटी ऑफ सीट्स है वो अगर खो देते हैं, उसी वजह से पीएम जो है या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर काम नहीं कर पाती है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो पीएम को रिमूव भी कर सकते हैं और अपॉइंट भी कर सकते हैं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि उन्हीं के नाम से जो इंटरनेशनली जो काम किए जाएंगे या दूसरी कंट्रीज के साथ में जो रिलेशंस रखे जाएंगे वो वहाँ के प्रेसिडेंट्स के नाम से रखे जाएंगे, और साथ ही वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है पूरा या गवर्नमेंट जो है वो भी कैसे लीड करेगी तो प्रेसिडेंट के थ्रू ही करी जाएगी। इंडिया के अंदर क्या होता है, पीएम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हेड हैं और इंडिया के अंदर स्टेट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। अब श्रीलंकन प्रेसिडेंट की अगर टर्म की बात करी जाए या टेन्योर के बारे में बताया जाए तो वो होता है 6 ईयर और रिमूव ओनली बाय 2/3 पार्लियामेंट। यानी कि जब प्रेसिडेंट को हटाना है तो उनका टेन्योर होता है 6 ईयर का, 6 ईयर तक वो अपना काम करेंगे। लेकिन अगर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस लाई जाती है तो 2/3 यानी कि मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो हैं वो उनको हटाने के पक्ष में होने चाहिए, तभी जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट यानी कि श्रीलंका के अंदर अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है प्रेसिडेंट को लेकर के, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, किसी भी प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस होती है वो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि उस देश की जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो चेक करेगी। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करेगा और उसी के बाद देखेगा कि जो इम्पीचमेंट लाई गई है वो 2/3 मेजोरिटी या 2/3 पार्टी की जो मेजोरिटी है उन वो सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी दोनों हाउसेस के अंदर और उसी के साथ में या उस पूरी प्रोसेस को करने के बाद में प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। अब आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया फॉलो करता है, यानी कि पीएम जो है वो पावर को होल्ड करके रखते हैं और प्रेसिडेंट और मोनार्क जो है वो सेरेमोनियल है यानी कि औपचारिक है, यानी कि नॉमिनल है। यानी कि इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट की जो पावर है वो नॉमिनल पावर है। ठीक है, नॉमिनल पावर है, जबकि रियल पावर किसके पास है, पीएम के पास में है।
पीएम कौन है? जो लेजिस्लेचर के अंदर जिनको मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के एग्जाम्पल्स जर्मनी, यूके और जापान जैसी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। और उसी के साथ में जो प्रेसिडेंट सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे प्रेसिडेंट और पीएम जो हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट प्लस पीएम जो हैं वो रियल पावर्स को शेयर करते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भी नॉमिनल पावर नहीं है, एक रियल पावर है, और साथ में पीएम के पास भी रियल पावर है। उसी के साथ में जो एग्जांपल्स हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, वो हैं फ्रांस, रशिया और श्रीलंका जैसी कंट्रीज, ठीक है। अब आता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इंडिया हमको पता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को फॉलो करता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को फॉलो करता है। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को फॉलो करने का मतलब है कि हमारा जो देश है, जिसमें जो एक्चुअल पावर है, जो रियल पावर है, वो किसके अंदर लाई करती है? पीएम के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो इंडिया जो है उसने जब पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को अडॉप्ट किया था, उससे पहले भी दो एक्ट थे 1919 और 1935 के। उन दोनों एक्ट के थ्रू जो है इंडिया पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा समझ चुका था कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो है वो इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो सकती है। दिस सिस्टम शो दैट द एग्जीक्यूटिव कैन बी कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो गए? जो इलेक्शंस के थ्रू हम लोग सेलेक्ट करके लेजिस्लेचर में भेजते हैं। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या बताता है? ये सिस्टम बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो पॉलिसीज और लॉज इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट किए जाएंगे, वो किन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या स्टेट के अंदर बात की जाए तो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के अंदर जो लोग हैं उनके पास ही एक्चुअल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड अ गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड सेंसिटिव टू पीपल्स, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझा कि जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, वो अगर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को फॉलो करती है, तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को फॉलो करने के साथ साथ में जो लोग हैं उनके लिए सेंसिटिव होनी चाहिए, साथ ही में अकाउंटेबल होनी चाहिए। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर अगर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इलेक्शन को लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो होनी चाहिए। उसी तरीके से जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं मेजोरिटी सीट्स के साथ में, तो उनकी एक जो अकाउंटेबिलिटी है या जो लोग हैं उनके लिए वो सेंसिटिव होने चाहिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम के अंदर। दे अवॉइडेड द प्रेसिडेंट सिस्टम ड्यू टू डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा एक आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा सकता है, या एक पर्सन जो है वो एज ए आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा फैला सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी कल्ट जैसे पॉलिटिकल सिनेरियोज जो हैं वो सामने आ सकते थे। इसी वजह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के फ्रेमर्स थे या मेकर्स थे, उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाना थोड़ा सा सही नहीं समझा, और उसी वजह से 1999, 1919 और 1935 के जो एक्ट थे, जिनके थ्रू इंडिया की कंडीशंस को देखा गया था, उस टाइम पे हमने फिर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को इंडिया के अंदर फॉलो किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्लस स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव को बनाता है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव को कैसे बनाता है? क्योंकि हमको पता है कि इंडिया के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जिस भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलेंगी लेजिस्लेचर के अंदर, ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर जिस भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली हैं, वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट को बनाएगी, ठीक है। यानी कि अपनी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको बनाएगी। और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? आपके पीएम होंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। तो जब इतनी मेजोरिटी सीट्स के साथ में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव को बनाएगा। यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो पार्लियामेंट है, वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव के तौर पे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का या एग्जीक्यूट करने का काम कर पाएगी। एग्जीक्यूटिव रिमेन आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। और जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम के अंदर समझा था कि जो लेजिस्लेचर है उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर पीएम हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको लेजिस्लेचर के लिए हमेशा आंसरेबल रहना चाहिए,
और वह रहेगा और अकाउंटेबल भी रहेगा। ठीक है, अब आता है इंडिया अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एट बोथ यूनियन एंड स्टेट लेवल, यानी कि यूनियन एंड स्टेट लेवल, यानी कि यूनियन लेवल पे क्या हो गया हमारे पास, पार्लियामेंट हो गया, यूनियन लेवल पे क्या हो गया हमारे पास, पार्लियामेंट हो गया। वहीं पे स्टेट लेवल पे क्या हो गया हमारे पास, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। अब पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लेवल पे है, उन दोनों जगह पे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर कौन हो गया, पीएम हो गए, पीएम के साथ में कौन हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, पीएम के साथ में कौन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, वहीं पे स्टेट लेवल पे जब हम बात करते हैं तो पीएम की जगह कौन आ जाते हैं, सीएम आ जाते हैं, और सीएम प्रेसिडेंट की जगह पे जो है वो गवर्नर आ जाते हैं। जो पावर यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट के पास में है वो स्टेट लेवल के कंटेक्स्ट में गवर्नर के पास होती है, और जो यूनियन लेवल पे पावर पीएम के पास में है वही अथॉरिटी स्टेट लेवल पे सीएम के पास में होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव को बोथ लेवल पे, यानी कि यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों लेवल पे फॉलो करता है। एट नेशनल लेवल, यानी कि नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल हेड होते हैं, पीएम प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आर द रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर एक तो कौन हो गए, पीएम हो गए, पीएम कौन थे, पीएम कौन होंगे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होंगे। तो नेशनल लेवल पे जो प्रेसिडेंट हैं वो फॉर्मल हेड हैं, यानी कि नॉमिनल पावर है, बहुत ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। अगर उनको पीएम से अगर हम देखें, पीएम के कंटेक्स्ट में देखें तो पीएम के पास बहुत ज़्यादा पावर है, जबकि प्रेसिडेंट के पास उतनी पावर नहीं होती। रियल पावर जो है वो पीएम में लाई करती है, प्रेसिडेंट के अंदर जो है वो आपकी नॉमिनल पावर लाई करती है। ठीक है, और उसी तरीके से पीएम प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। स्टेट लेवल पे हमने समझा था कि सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और उसी के साथ में जो चीफ मिनिस्टर की काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो तीनों मिल करके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव का काम करती हैं। प्रेसिडेंट पावर आर फॉर्मली वेस्टेड इन हिम बट एक्सरसाइज थ्रू पीएम एंड मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर, और प्रेसिडेंट अपने आप में एक बहुत अलग टॉपिक है। जब आप प्रेसिडेंट को एम लक्ष्मीकांत या डीडी बासु जैसी बुक से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन फिर भी अगर पीएम या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट को देखा जाए तो उनके पास जो है वो उतनी पावर नहीं देखने को मिलती पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के अंदर। प्रेसिडेंट जो है इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमपीज। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उसके नीचे हायरार्की में एक और पोस्ट आती है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को अलग अलग किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्टली होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम पीआर सिस्टम को फॉलो करते हैं। पीआर सिस्टम को फॉलो करने का मतलब जो लोग हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते, तो कौन करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, साथ ही में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इस पीआर सिस्टम में compete करते हैं, सॉरी पीआर सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो एमएलएज हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द इम्पीचमेंट विद स्पेशल मेजोरिटी फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रेसिडेंट अगर इंडिया में है तो प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है। हटाने का सिर्फ एक रीज़न हो सकता है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट या जो आपकी पार्टीज़ हैं, जो लेजिस्लेचर है, उसको लगता है कि प्रेसिडेंट ने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के साथ वायलेशन किया है तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लाई जाती है। लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ में आनी चाहिए, यानी कि 2/3 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो उसके सपोर्ट में होने चाहिए कि प्रेसिडेंट को हटाना है, तभी जाके आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। और उसका सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है हटाने का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जब हम बात कर रहे थे कि नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट के पास में और रियल पावर जो है वो पीएम के पास में, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पास में, तो वहीं पे जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो हमको बताती है कि प्रेसिडेंट की पावर्स हैं क्या। ठीक है, वैसे प्रेसिडेंट के पास में एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं,
ठीक है। साथ में लेजिस्लेचर पावर्स भी होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, ठीक है। इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं, इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी है उसने पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट को जो बताया है वो बहुत लिमिटेड बताया है। तो हमको जो हमारी क्लास है उससे रिलेटेड अभी पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट को समझना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की एक्चुअल पावर है क्या, और नॉमिनल पावर कहते हैं जब पीएम के पास में एक्चुअल पावर है। तो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास में ऐसी कौन कौन सी पावर्स हैं जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड बट पावर इज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड का मतलब इंडिया जो है वो अपने रिलेशंस, ठीक है, या अपनी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उनके लिए जब काम करता है, या किसी भी तरीके की पॉलिसीज या लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि जो भी बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास फिर भी एक्चुअल पावर नहीं है। एक्चुअल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जो उनकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उनके पास होती है। प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना काम जो है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। हमेशा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस उनके लिए होती है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर नहीं है, ये भी सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन उन पावर्स को जो है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस हर टाइम चाहिए होती है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो थोड़ी सी नॉमिनल हो जाती है और रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। एक्चुअल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाई विद द लोकसभा सपोर्टेड गवर्नमेंट, नॉट द प्रेसिडेंट। अब एक्चुअल एग्जीक्यूटिव क्या होती है? एक्चुअल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो चीज़ें एग्जीक्यूट की जा रही हैं या इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, तो वो कौन करता है? लोकसभा करती है। लोकसभा कैसे करती है? अपने काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में हेड को सेलेक्ट करके। हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। तो इसी वजह से जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है या जो रियल पावर है वो पीएम के पास में चली जाती है, जबकि जो, और वो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, इनडायरेक्ट वे में इलेक्शंस होते हैं पीआर सिस्टम से। लेकिन मेजोरिटी जो है वो लेजिस्लेचर में जिस भी पार्टी के पास में है उन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में से एक हेड को सिलेक्ट किया जाएगा, और वो हेड जो है वो अपने पीएम कहलाते हैं। और वो जो पीएम है वो लोकसभा के सबसे बड़े नेता के तौर पे भी जाने जाते हैं। और इसी वजह से जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है या फिर जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो पीएम के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा लाई करती हैं, बल्कि प्रेसिडेंट में थोड़ी सी नॉमिनल हो जाती हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 74 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है जो हमको बताता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 74 जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि 74 आर्टिकल जो है वो हमको बताता है कि एक काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होगी, और ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या काम करेगी, ये आर्टिकल 74 हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताता है, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या करेंगे? मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हो गए जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर, वो हो गए। यहाँ पे कौन हो गया? पीएम हो गए, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कर रहा है, एक तरीके से पुल का जो काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? आपके प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी, या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी एडवाइस हैं, या जो भी उनके थ्रू लिए गए डिसीजंस हैं, उनको प्रेसिडेंट को बताने का काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। यानी कि मिनिस्टर्स जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को टॉप पे रखे हुए हैं, यानी कि हेड कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम करते हैं। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। और वो प्रेसिडेंट को ये बताते हैं कि आपने जो भी पावर या जो भी फंक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है, वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से करना है, ठीक है। यानी कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और जो है जिनके हेड कौन हो गए? पीएम हो गए, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं उनके फंक्शंस के लिए या उनकी पावर्स में, हमेशा उनको एडवाइस करते हैं। और इसी वजह से
जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के अंदर उनके पास नॉमिनल पावर होती है, रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। ये क्या था, आर्टिकल 74 जो था वो बता रहा था। अब प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या हैं। प्रेसिडेंट इज नॉर्मली अ फॉर्मल एंड सेरेमोनियल हेड बट हैज सम डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो एक तो फॉर्मल हेड है कंट्री के और एक सेरेमोनियल हेड है, यानी कि नॉमिनल पावर्स के साथ में जो औपचारिक शक्तियां हैं वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास में। लेकिन इन सब के चलते भी उनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। वो क्या क्या है? President has the right to be informed about all the important decisions of the councils of ministers। यानी कि जब भी लेजिस्लेचर के अंदर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं लेजिस्लेचर के अंदर, वो कोई डिसीजंस लेते हैं। क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस लेते हैं तो प्रेसिडेंट के पास में ये राइट है कि उनको जो है वो इन्फॉर्म किया जाए। इन्फॉर्म कौन करेंगे? पीएम करेंगे। ठीक है, यानी कि पीएम जो है वो एज अ ब्रीच के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। प्राइम मिनिस्टर मस्ट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन द प्रेसिडेंट आस्क फॉर। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उन्हें किसी भी रिलेटेड टॉपिक से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर को उनको वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट कैन राइट टू द पीएम एंड गिव ओपिनियन ऑन नेशनल मैटर्स। कोई नेशनल मैटर्स है, नेशनल सिक्योरिटी का हो गया, ठीक है, या नेशन से रिलेटेड कोई भी ऐसा मैटर है जिस पे प्रेसिडेंट जो है वो ये चाहते हैं कि वो पीएम को कोई ओपिनियन दें, कोई एडवाइस दें, तो वो ये उनको लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, मानना नहीं मानना वो पीएम के ऊपर डिपेंड करता है या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपनी एक एडवाइस देना और साथ ही में अपने ओपिनियंस देना उन मैटर्स के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट का राइट है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। अब क्या होता है कि लेजिस्लेचर के अंदर हमने समझा था लेजिस्लेचर क्या करती है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। लेजिस्लेचर क्या काम करती है? पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। पॉलिसी मेकिंग यानी कि कोई भी एक नॉर्मल बिल जो अभी तक लॉ नहीं बना है, लॉ कब बनेगा? जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन होंगे। ठीक है, ये बिल जब लोकसभा के थ्रू प्रेसिडेंट के पास में जाता है तो प्रेसिडेंट उस बिल को वापिस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को या लेजिस्लेचर को भेज सकते हैं कि आप जो है वो इस पे एक बार और थोड़ा सा गौर करें और इस पे अगर कोई रिकंसिडरेशन, कोई अमेंडमेंट की नीड है तो उसको फॉलो करें। ये पावर भी जो है वो प्रेसिडेंट के पास में है। ठीक है, साथ ही में दिस रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट इज अ डिस्क्रिशनरी एक्शन बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट है वो भी आपकी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर एड होती है। इफ द काउंसिल सेंड द सेम एडवाइस अगेन द प्रेसिडेंट मस्ट एक्सेप्ट इट। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और इसको हम थोड़ा सा इजी करके समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारे सामने एक अथॉरिटी है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है वो क्या काम करती है? पॉलिसी और लॉज को बनाने का काम करती है। ठीक है, इन पॉलिसी और लॉ से रिलेटेड अगर कोई लेजिस्लेचर एक बिल इंट्रोड्यूस करता है तो बिल जो है वो लॉ तब बनता है जब उस पे दोनों हाउसेस मेजोरिटी के साथ साइन करते हैं प्लस प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, तब कोई बिल जाके लॉ बनता है, यानी कि कोई बिल है वो कानून बनता है। ठीक है, अब ये जो बिल है वो जब प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेंगे और इस बिल को जो है वो वापस लेजिस्लेचर को भेज सकते हैं कि आप इसके ऊपर एक बार रिकंसिडर करें या एक बार कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है या कोई सी एडवाइस की ज़रूरत है तो आप उसको फॉलो करें। लेकिन फिर भी लेजिस्लेचर इस एडवाइस को नहीं मानता और वापस अगर उसको प्रेसिडेंट के पास में भेज देता है तो प्रेसिडेंट अब जो है वो इसको वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि काउंसिल्स अगर सेम एडवाइस को वापस भेजता है तो प्रेसिडेंट को उसको मस्ट एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो जाता है। मतलब कि एक बार तो भेजा जा सकता है कोई भी बिल या कोई भी एडवाइस के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर पे कोई भी चीज़ प्रेसिडेंट के थ्रू भेजी जा सकती है,
लेकिन फिर भी अगर लेजिस्लेचर उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करता या उस एडवाइस को नहीं सुनता या उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चेंजेस नहीं करता और फिर वापस प्रेसिडेंट को भेज देता है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है उनको उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो जाता है। बट द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट टू रिकंसिडर कैरी सिग्निफिकेंट वेट। लेकिन जो प्रेसिडेंट ने अब कहा है कि आपको इसके ऊपर एडवाइस लेनी चाहिए या इसको रिकंसिडर करना चाहिए, तो उसका एक मैक्सिमम वेट होता है, एक सिग्निफिकेंट वेट होता है कि हो सकता है कि कुछ चेंजेस के रिक्वायरमेंट हो सकता है कि कुछ चेंजेस हमको ज़रूरी हो इसमें करने, या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से कोई मिस्टेक हुई है। तो जब प्रेसिडेंट इसको भेजते हैं तो लेजिस्लेचर उस पर गौर करता है, उसको देखता है। ठीक है, अगर काउंसिल लेजिस्लेचर को लगता है या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को लगता है कि कोई रिक्वायरमेंट है, फिर तो वो रिक्वायरमेंट को फॉलो अप करेंगे। और जब नहीं लगता कि ऐसी कोई नीड नहीं है, तो फिर वो प्रेसिडेंट को वो बिल वापस भेज देंगे। और उसके बाद क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं वो बिल को वापस भेजें। अब उनको इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो जाता है। एक्सेप्ट करना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर ओवर बिल्स। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर तरह तरह के बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो बिल्स जब पास हो जाते हैं तो वो एक तरीके से लॉ बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन मनी बिल्स जो हैं, यानी कि इंडिया के अंदर टैक्सेशन सिस्टम जो है या किसी भी तरीके की मनी से रिगार्डेड कोई बिल है, उसको छोड़ के प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर भी होती है। वीटो पावर क्या होती है और पॉकेट वीटो पावर क्या होती है, इसको हम अभी अच्छे से समझेंगे। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, और यही है कि प्रेसिडेंट जो है वो अगर वीटो पावर का यूज करते हैं या उनको लगता है कि कोई रिकंसिडरेशन, कोई एडवाइस या कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है इस बिल के अंदर, तो वो वापस पार्लियामेंट को वो बिल भेज सकते हैं। पार्लियामेंट अगर फिर से वो बिल पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो बिल को रोके रखें। लेकिन पॉकेट वीटो या वीटो पावर के अंदर उन चीज़ों को हम थोड़ा सा और एलोबरेट करके समझने की कोशिश करेंगे। देर इज नो टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल। ठीक है, यानी कि ये बताता है कि जब एक बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट के पास में कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है, या देर इज नो टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है कि प्रेसिडेंट इस टाइम लिमिट के अंदर उस पर साइन कर दे या फिर उस बिल को रिटर्न कर दे। ठीक है, हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसको बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, या उस पर अपना डिसीजन ही नहीं दे या फिर बहुत लंबे टाइम तक उसे अपने पास में रखे। कीपिंग अ बिल पेंडिंग इंडेफिनेटली इज कॉल्ड अ पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या होती है कि एक लंबे टाइम तक में या बिना डिसीजन दिए एक लंबे टाइम तक उस बिल पे कोई डिसीजन नहीं देना। ठीक है, या अपनी एडवाइस नहीं देना या उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर के अंदर नहीं भेजना, जो है वो पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो के अंदर काउंट होती है। और ये पॉकेट वीटो का एक एग्जांपल जो है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रेसिडेंट यूज डिस्क्रिशन व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी आफ्टर इलेक्शन। अब प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसमें एक चीज और भी ऐड की जा सकती है कि जब प्रेसिडेंट जो हैं वो जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती लेजिस्लेचर के अंदर, तब भी वो अपनी पार्टी को अपनी पावर्स को जो है वो यूज करते हैं। और इन सच केस प्रेसिडेंट डिसाइड होम टू अपॉइंट एज अ प्राइम मिनिस्टर। लाइक अभी हमने समझा था कि जो भी हमारी लेजिस्लेचर है, जो भी हमारी लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर पार्टी कौन बनाएगा, जिसके पास में मेजोरिटी है। कौन बनाएगा, जिसके पास में मेजोरिटी है। अब मेजोरिटी है तो आप पार्टी बना सकते हैं, अपने लीडर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशंस भी तो आती हैं जहाँ पे आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि अगर किसी के पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर पीएम किसको सेलेक्ट करना है। ये पावर भी एक प्रेसिडेंट की और होती है। पॉलिटिकल सिचुएशन कैन इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन। अभी हमने समझा कि जिस तरीके से मेजोरिटी किसी पार्टी के पास में नहीं होती है, 1977, 1989 ये वाला जो टाइम पीरियड था, यानी कि 1951, 1952 के अंदर जो हमारे पहले इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद से 1989 तक जो था वो डोमिनेंस किसका था,
कांग्रेस पार्टी का था। लेकिन 1989 के बाद से हमारे सामने कॉलिशन गवर्नमेंट जैसे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। और कॉलिशन गवर्नमेंट यानी कि दो पार्टीज जो हैं वो मिल के अपनी गवर्नमेंट को बनाएगी। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया हो गया। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं कि इलेक्शंस तो कंप्लीट हो गए लेकिन एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली है। मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से अगर दो पार्टी हैं और दोनों पार्टी को यहाँ पे सेम सीट्स मिली हैं, तो अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी पार्टी का जो पर्सन है वो देश के पीएम बनेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, 1989 और 1998 जैसे जो थे ईयर्स थे उसमें अनस्टेबल कॉलिशन जो था वो देखने को मिला था और इसी वजह से प्रेसिडेंट का जो डिस्क्रिशन रोल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे 543 सीट्स में से अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली हैं तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास पावर है या प्रेसिडेंट के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि वो कौन सी पार्टी से किस तरीके से पीएम को सेलेक्ट करेंगे। प्रेसिडेंट आल्सो डिसाइड ऑन रिक्वेस्ट टू डिसॉल्व द लोकसभा इन अनस्टेबल टाइम। कई बार देश के अंदर इमरजेंसीज के टाइम पीरियड देखने को मिले थे और इमरजेंसी का टाइम पीरियड जो है वो लोकसभा के अंदर एक अनस्टेबल टाइम को बताता है। अनस्टेबल टाइम यानी कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और कहीं ना कहीं डिक्लाइनेशन हमको देखने को मिल रहा है। और ऐसे टाइम पे जो है वो प्रेसिडेंट ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज अ फिक्स टर्म एंश्योरिंग स्टेबिलिटी व्हेन गवर्नमेंट चेंजेस। प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास अपनी एक फिक्स टर्म होती है, एक फिक्स टेन्योर होता है और यही सारी चीज़ें उनकी स्टेबिलिटी, उनकी पावर, उनकी गवर्नमेंट चेंज के टाइम पे उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एक फिक्स टेन्योर जो है वो बताता है कि जो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो एक लंबे टाइम तक, उनके टेन्योर के टाइम तक फिक्स रहेंगी चाहे गवर्नमेंट चेंज होती रहे। When no party has majority, president must choose the leader most capable of forming a government. अब जब यहाँ पे 543 सीट्स में से किसी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली हैं तो फिर प्रेसिडेंट जो हैं वो गवर्नमेंट बनाते टाइम एक मोस्ट कैपेबल पर्सन को एज अ पीएम किसी पार्टी से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आता है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है किसी बिल को वापस करने की या नहीं करने की, जो अभी हम समझ रहे थे, उसमें एक एग्जाम्पल आता है कि 1986 का जो ईयर था, ठीक है, 1986 का एक ईयर था, उसमें क्या हुआ था, एक बिल आया था और वो बिल क्या था, इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक बिल आया था लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है, किससे रिलेटेड, इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक बिल आया था। ठीक है, अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाना तय था। ठीक है, लेकिन वो बिल जो था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड हुआ क्योंकि उसने प्रेस की फ्रीडम को थोड़ा सा कम करने की बात कही थी, या प्रेस की जो फ्रीडम थी वो कब होने की जो रिगार्ड्स थे, कब यानी कि प्रेस की जो फ्रीडम थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही थी। तो वो बिल जो था, वो जो अमेंडमेंट था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड होने लगा। और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे ज्ञानी जेल सिंह, हमारे देश के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, जब उनके पास वो बिल आया तो उन्होंने उस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया, कोई भी डिसीजन क्या किया, नहीं लिया। डिसीजन नहीं लेने के बाद जो उनके सक्सेसर प्रेसिडेंट आए, यानी कि जब ज्ञानी जेल सिंह का टेन्योर खत्म हुआ, ज्ञानी जेल सिंह का टेन्योर खत्म हुआ, उसके बाद जो प्रेसिडेंट आए वेंकट रमन, प्रेसिडेंट कौन है, वेंकट रमन, उन्होंने उस बिल को वापस पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया। ठीक है, यानी कि ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया था, पॉकेट वीटो का यूज़ किया था कि उनके पास एक फिक्स टाइम लिमिट तक बिल को रख सकते हैं, फिर भेजना ज़रूरी है, ऐसा प्रेसिडेंट की पावर के अंदर हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो ज्ञानी जेल सिंह ने उसी पावर का यूज़ किया था और उस पावर का यूज़ करने के बाद जब उनके सक्सेसर प्रेसिडेंट वेंकट रमन आते हैं, वो पार्लियामेंट को वो बिल वापस भेज देते हैं क्योंकि उस अमेंडमेंट की वजह से जो बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो हैं लेजिस्लेचर को झेलने पड़ रहे थे। और जब ये क्रिटिसिज्म हुआ और ये बिल पार्लियामेंट के पास जब वापस गया, तब तक जो पहले की गवर्नमेंट थी जिन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था वो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी।
ठीक है। बाय देन अ न्यू गवर्नमेंट 1989 केम टू पावर एंड डिड नॉट री इंट्रोड्यूस द बिल। ठीक है, यानी कि पूरे पैराग्राफ का एक सिंपल सा मतलब है, ज्ञानी जेल सिंह जिस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक बिल आता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड होता है, क्योंकि प्रेस की पावर को थोड़ा सा कर्व किया गया था, यानी कि वो थोड़ा सा डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से ज्ञानी जेल सिंह जो हैं वो उस बिल को अपने पास रख लेते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर भेजते नहीं है। लेकिन ज्ञानी जेल सिंह का जब टेन्योर खत्म हो जाता है और उनके सक्सेसर जो प्रेसिडेंट आते हैं, कौन आते हैं, वेंकट रमन, वो उस बिल को पार्लियामेंट में वापस भेजते हैं। और जब तक वो बिल भेजते हैं तब तक जो गवर्नमेंट जिन्होंने इस बिल को, पोस्ट ऑफिस के बिल को इंट्रोड्यूस किया था, वो गवर्नमेंट हट चुकी थी, और इसी वजह से जो था वो बिल फिर से री इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, यानी कि पूरा जो प्रोसेस था बिल का लाने का वो कैंसिल हो गया था। Thus the delay in assent meant the bill never become a law। और इसी वजह से जब बिल के अंदर देरी हुई, ठीक है, और ज्ञानी जेल सिंह ने अपने कुछ डिसीजंस लिए, और फिर जब वेंकट रमन ने उस बिल को वापस भेजा, तब तक जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई थी, और इसी वजह से जो बिल था वो लॉ नहीं बन पाया। हमने समझा था कि बिल लॉ कैसे बनता है, जब प्रेसिडेंट के फाइनल साइन उस पर हो जाते हैं तो जो भी बिल लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है वो लॉ बन जाता है। ठीक है, अब आता है प्रेसिडेंट रोल इन चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करने के पीछे क्या रोल होता है प्रेसिडेंट का। आफ्टर 1977 इंडिया पॉलिटिक्स बिकम अ कॉम्पिटिटिव एंड ऑफन नो पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। यानी कि एक इंपॉर्टेंट ईयर आता है 1977 का। 1977 के ईयर में एक चीज होती है, और वो क्या थी कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली थी, मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो थी वो नहीं मिली थी। अब जब किसी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलेंगी तो वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा। ठीक है, जब नहीं बना पाएगा तो 1998 के इलेक्शंस में क्या किया कि जब पार्टी को या कोalition पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, बीजेपी जो थी और उनकी जो अलाइज थी, यानी कि जो दूसरी पार्टीज थी, उनको टोटली मिला करके 251 सीट्स मिली थी। तो फिर प्रेसिडेंट के.आर. नारायण ने जो है वो एक प्रोसीजर को फॉलो किया था पीएम को अपॉइंट करने का। ठीक है, वैसे सिंपल सा क्राइटेरिया क्या होता है कि इलेक्शंस के बाद जिस भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली हैं लेजिस्लेचर के अंदर, उस पार्टी से एक हेड को सेलेक्ट किया जाएगा और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आती थी, और वो 1998 और 1977 के ईयर के बाद से जब हमको कोalition गवर्नमेंट देखने को मिली, यानी कि 1952 से 1977 तक जो डोमिनेंस था कांग्रेस का वो चलता रहा था, यानी कि कांग्रेस की पार्टी मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ में अपनी गवर्नमेंट बना रही थी। लेकिन इन ईयर के बाद में क्या होता है, कोalition गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो जाती है, और कोalition गवर्नमेंट जैसे ही इंट्रोड्यूस होती है उसके बाद में एक सिनेरियो सामने आता है कि जो बीजेपी थी और उनकी जो अलाइज पार्टी थी, यानी कि उनके साथ में जो और पार्टीज थी, उनको मिला करके भी 251 सीट्स मिली थी, जो कि 21 सीट की शॉर्टेज पे थी। यानी कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आपके पास, तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिनिमम 272 सीट्स आपको मेजोरिटी ऑफ सीट्स जरूरी हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। तब जो हैं जो आपके प्रेसिडेंट थे के.आर. नारायण, वो अटल बिहारी वाजपेयी से कहते हैं कि आप इन अलायंस के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, ठीक है, और द प्रेसिडेंट आल्सो रिक्वायर्ड वाजपेयी टू विन अ कॉन्फिडेंस वोट विद इन 10 डेज, और 10 डेज की एक टाइम लिमिट को सेट किया जाता है। और अपने अलाइज जो हैं, दूसरी जो पार्टीज हैं बीजेपी के अलावा जो कोalition का पार्ट थी, उनसे ये कहते हैं कि 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर आपको जो है वो उनका कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, तभी आप जो हैं वो मेजोरिटी के साथ में अपनी पार्टी को बना पाएंगे और जो अपनी गवर्नमेंट है उसको लीड कर पाएंगे। ठीक है, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, तब जो प्रेसिडेंट का काम है पीएम को सेलेक्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रेसिडेंट के बारे में हमने समझा, अब आता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बहुत बेसिक चीज़ें हमको याद रखनी है कि उनका टेन्योर कितना होता है। तो टेन्योर होता है 5 ईयर्स का। ठीक है, टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स का। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, कैसे होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें एमपीज होते हैं, एमएलएज नहीं होते हैं। ठीक है,
कई बार डिफरेंशिएट करने को पूछ लिया जाए तो आपके पास अगर प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, आपके पास अगर प्रेसिडेंट हैं और उसी के साथ में वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपको याद रखना है कि एमपी प्लस एमएलए जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के टाइम पे। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की बात कही जाए तो वहाँ पे सिर्फ एमपी होते हैं, एमएलए जो हैं उनका रोल नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने में। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। और जब प्रेसिडेंट किसी वजह से रिज़ाइन कर देते हैं या प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी को पूरा करते टाइम ही किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तब जो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ हैं उनको कौन फॉलो करता है? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट जो हैं उनकी अगर किसी वजह से वो रिज़ाइन कर देते हैं या किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो 6 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर फिर से इलेक्शन करवाना नेसेसरी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, जैसे कि बीडी जत्ती जो हैं, बीडी जत्ती प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने एक्ट किया था प्रेसिडेंट के तौर पे, यानी कि प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी ड्यूटीज़ को पूरा किया था जब हमारे जो प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली थे वो अपने पद पर रहते हुए जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको क्या क्या याद रखना है पूरे पैराग्राफ में से? एक तो उनका टेन्योर याद रखना है, वो कितने साल का था? 5 साल का था, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कैसे होता है? तो वो भी जो है वो पीआर सिस्टम के थ्रू होता है। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, प्रीवियस क्लास में हमने समझा था। और उसके अंदर जो एमपी हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। राज्यसभा जो हैं उनके चेयरपर्सन होते हैं, और जब प्रेसिडेंट की सीट किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से वेकेंट हो जाती है तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। जिस तरीके से अभी तक हमने प्रेसिडेंट के बारे में सारी चीज़ों को समझा, उसी तरीके से अब जो है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी इन द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि आपकी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं उनके हेड जो हैं वो पीएम होंगे, और पीएम जो हैं वो रियल पावर को एंजॉय करते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव के अंदर। रियल पावर जो है किसी कंट्री की, इंडिया की, वो पीएम के अंदर लाई करती है। साथ ही में ये कौन होते हैं? जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स लेजिस्लेचर के अंदर मिली हैं वो पीएम होते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट किससे काम करते हैं? काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं, और ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया जो है वो फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव को, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जब है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन होंगे? लोकसभा के अंदर जिनको मेजोरिटी सपोर्ट मिला है, यानी कि आफ्टर इलेक्शन जिनके पास मेजोरिटी ऑफ सीट्स हैं वो लोकसभा के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो गवर्नमेंट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? आपके पीएम होंगे। हेड ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कौन होगा? पीएम होगा। मेजोरिटी सपोर्ट गिव्स द प्राइम मिनिस्टर सिग्निफिकेंट पावर। अब जब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आपके पास, और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपके पास मेजोरिटी है, तो इसी मेजोरिटी के साथ में जो पीएम है वो बहुत रियल पावर, बहुत सिग्निफिकेंट पावर को यूज करते हैं, और उसी वजह से जो प्रेसिडेंट है वो एज ए नॉमिनल हेड या नॉमिनल पावर को यूज करते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं। बट प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल पावर को एंजॉय करते हैं लेजिस्लेचर के अंदर बिकॉज ऑफ द मेजोरिटी। लूजिंग मेजोरिटी सपोर्ट मीन्स लूजिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब लेजिस्लेचर के अंदर कोई पार्टी जिसकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है या किसी वजह से उनके साथ में कॉलिशन गवर्नमेंट है, तो कॉलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे जो अलाइज पार्टी है वो अगर अपना सपोर्ट उनसे ले लेती हैं वापिस, या किसी भी वजह से उनकी मेजोरिटी हट जाती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अपनी मेजोरिटी सीट्स को छोड़ करके या लोकसभा को छोड़ना होता है, यानी कि उनकी जो पावर है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर हट जाती है। बिफोर 1989 द कांग्रेस पार्टी ऑफन हैड मेजोरिटी सो इट्स लेटर बिकम पीएम। 1989 का जो ईयर था उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेट एक्ट कर रही थी,
लाइक बहुत ज़्यादा मेजोरिटी थी उनके पास में, और इसी वजह से मेजोरिटी होने के साथ में ही 1989 तक उनके पीएम जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन 1989 के बाद में कॉलिशन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, और उसी टाइम पे जो कॉलिशन गवर्नमेंट थी उसी की वजह से किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलती है। ठीक है, द कॉलिशन सेलेक्ट अ लीडर एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स एज प्राइम मिनिस्टर। कॉलिशन क्या होता है कि अपने कॉलिशन सेलेक्ट्स अ लीडर एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स एज प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेंगे? अगर इनको मेजोरिटी है, मेजोरिटी यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर ज़्यादा सीट्स हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई दो पार्टीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बीजेपी है, बीजेपी के साथ में कोई एक गवर्नमेंट है जो कॉलिशन गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है, तो फिर यहाँ के जो पीएम हैं वो एक्ट करेंगे पार्टनर के तौर पे, उनके पास फिर उतनी पावर नहीं रहती है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो कॉलिशन गवर्नमेंट है या जो अलाइज पार्टी है उन्होंने अपना मेजोरिटी या अपना जो सपोर्ट है वो उनसे हटा लिया, तो फिर मेजोरिटी खत्म हो जाएगी, और मेजोरिटी जैसे ही खत्म होगी तो यहाँ पे जो पार्टी के पीएम हैं उनको वो सीट वेकेंट करनी पड़ेगी। द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट द लीडर विद द मेजोरिटी सपोर्ट एज प्राइम मिनिस्टर। अब जब किसी पार्टी के पास में मेजोरिटी है, किसी भी पार्टी के पास में मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी वाली पार्टी जो है वो अपने पीएम को बनाएगी, और उसको कौन सेलेक्ट कर लेगा? प्रेसिडेंट कर लेंगे। लेकिन कॉलिशन के टाइम पे जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका एग्जांपल हमने अभी अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में जो देखा था वो ये था कि कॉलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन वैसे अगर प्रेसिडेंट अगर पीएम सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे कि जिस भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिली है उनके अंदर से पीएम को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर चूज मिनिस्टर्स, allocate ranks and portfolios and all must be member of parliament। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी क्या ड्यूटी रहती है? एक होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट मिनिस्टर सॉरी। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके होम मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद जो जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स पहले के टाइम पे क्या था कि पार्टी की सिचुएशन कॉलिशन को देखते हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन अभी आगे के चैप्टर में हम समझेंगे कि एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया था जिसको हम 91st अमेंडमेंट कहते हैं, और ये कब आया था? 2003 के अंदर आया था, जिसके अंदर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की जो डिमांड थी या जो उनकी सीट्स थी उनको सिक्योर कर लिया गया था 15% पे। ठीक है, यानी कि ये लास्ट टॉपिक क्या बता रहा है हमको? प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, यानी कि जो भी एक गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो हैं उनकी रैंक्स अलोकेट करना या उनका जो पोर्टफोलियो है वो सेलेक्ट करना जो काम है वो पीएम का काम है। ठीक है, अब साइज ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि हमने समझा था कि पहले के टाइम पे क्या था, जब कॉलिशन गवर्नमेंट होती थी या जिस भी तरीके से गवर्नमेंट बन के लेजिस्लेचर के अंदर आती थी, तो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे वो सेलेक्ट किए जाते थे, जिससे उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री का साइज जो था वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता, और उसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई थी। तो फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट आता है, 91st अमेंडमेंट एक्ट आता है, कब आता है? 2003 के अंदर, 2003 के अंदर। और ये अमेंडमेंट क्या बताता है कि जो भी आपकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में से कैबिनेट मिनिस्टर्स की सीट्स हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है जो कि बहुत बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, और नॉर्मल आपके एनसीईआरटीज में भी दिया गया है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जो ये बताता था कि जो भी आपकी मिनिस्ट्री है, जो भी आपकी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि बिफोर द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई लिमिट नहीं थी, इस अमेंडमेंट से पहले कोई भी ऐसी लिमिट नहीं थी जिससे कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज था वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। ठीक है, कोalition गवर्नमेंट की वजह से या बेसिकली भी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स थे उनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, जिससे अलोकेशन में या पोर्टफोलियोज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफन मेड वेरी लार्ज काउंसिल्स टू सेटिस्फाई एमपी एंड गेन मेजोरिटी सपोर्ट। अब गवर्नमेंट क्या करती है
कि लार्ज काउंसिल्स बनाने के लिए या अपनी पार्टी के लिए मेजोरिटी का सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। जब मेजोरिटी लूज हो जाएगी तो गवर्नमेंट हट जाएगी, और यही मेजोरिटी सपोर्ट के लिए क्या करती थी, ये पोर्टफोलियोज या रैंक्स जो हैं वो बहुत सारे मिनिस्टर्स को अलॉट कर देती थी, जिससे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर का जो साइज था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था। लेकिन 91st अमेंडमेंट एक्ट के बाद में क्या होता है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो 15% जो है उनकी टोटल स्ट्रेंथ, जो भी स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। ये आपको बताता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस वाज डन टू कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ मिनिस्टर एंड एंश्योर एफिशिएंसी। एक तरीके से गवर्नमेंट और गवर्नेंस के अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए और अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ पोर्टफोलियोज, रैंक्स और कैबिनेट मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो है इस अमेंडमेंट को लाया गया था। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर एज अ कंसेप्चुअल वाइज, फैक्चुअल वाइज डेटा जो है वो इससे पूछा जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के थ्रू कंट्रोल की जाती है। लेजिस्लेचर कौन है, जो पॉलिसीज और लॉ को बना रहे हैं। क्या है, पॉलिसी और लॉ को जो बना रहे हैं वो लेजिस्लेचर है, और लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है, जो इन पॉलिसी और लॉ को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट कर रही है, उसको कंट्रोल में रखती है। कौन रखती है, लेजिस्लेचर। किसको रखती है, एग्जीक्यूटिव को। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन सिंपल सी लाइन में यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस में या स्टेट पीसीएस जैसे क्वेश्चंस में या बहुत सारे अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो आपकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है वो किसके लिए अकाउंटेबल है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो आपकी लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लूजिंग लोकसभा कॉन्फिडेंस, मिनिस्ट्री मस्ट रिजाइन। अब जब आपने लोकसभा के अंदर जो मेजोरिटी के साथ में अपनी गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन किसी वजह से आप लोकसभा के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं, तो उसी वजह से जो आपकी सारी मिनिस्ट्री है उनको रिजाइन करना होता है। यानी कि किसी एक मिनिस्टर की वजह से भी, यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एक मिनिस्टर के नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से आपको आपकी जो एंटायर काउंसिल है उसको रिजाइन करना होगा। यानी कि आपके पास जब तक मेजोरिटी है तब तक आप अपनी गवर्नमेंट को एंजॉय कर रहे हैं लेजिस्लेचर के अंदर, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं ये उनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक मिनिस्टर के खिलाफ भी कॉन्फिडेंस मोशन लूज हो जाता है तो फिर आपकी जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं उनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, रिजाइन करना पड़ेगा। मिनिस्टर मस्ट एक्सेप्ट कैबिनेट डिसीजंस और रिजाइन, और मिनिस्टर को इन डिसीजंस को फॉलो करना पड़ेगा और किसी भी कंडीशन में रिजाइन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शंस होता नहीं है ऐसे टाइम पे। काउंसिल फॉर्म ओनली आफ्टर पीएम टेक ओथ। अब काउंसिल बनती कैसे है, ठीक है। फर्स्ट एक प्रोसीजर होता है इलेक्शंस का, ठीक है। जैसे कि इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस इंडिया में कैसे होते हैं, बाय एफपीटीपी प्रोसेस। एफपीटीपी प्रोसेस से फिर आपको सीट्स मिलेंगी, ठीक है, सीट्स मिलेंगी, लेकिन ये सीट्स कैसी होनी चाहिए, मेजोरिटी के अंदर होनी चाहिए, मेजोरिटी के अंदर होनी चाहिए। जब मेजोरिटी के अंदर सीट बनती हैं तो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती हैं। लेकिन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कब बनती हैं, जब पीएम जो हैं वो अपनी कुर्सी की ओथ ले लेते हैं, यानी कि शपथ ले लेते हैं, तब जाके ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया जाता है। पीएम की डेथ या रेजिग्नेशन जो है, अगर किसी वजह से आपकी गवर्नमेंट चलते टाइम पीएम की डेथ हो जाती है या पीएम रिजाइन कर देते हैं, तो आपकी पूरी काउंसिल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी। पीएम लिंक काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। पीएम जो है वो काउंसिल, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट तीनों के बीच में एक तरीके से लिंक का काम करते हैं, एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को अगर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस चाहिए या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे कुछ सिस्टम या किसी भी तरीके का कोई प्रोसेस फॉलो करना है, तो वहाँ पे पीएम की ड्यूटी होती है कि वो प्रेसिडेंट को ये सारी चीज़ें बताएं। पीएम कम्युनिकेट काउंसिल डिसीजंस टू प्रेसिडेंट। पीएम क्या करते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट तक जो पहुंचाते हैं या उनको जो बताते हैं वो कौन करते हैं, पीएम करते हैं। पीएम लीड्स मिनिस्टर, लोकसभा, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, इलेक्शंस एंड फॉरेन अफेयर्स। पीएम क्या क्या लीड करते हैं,
यानी कि जब हम बात करते हैं कि नॉमिनल हेड या नॉमिनल जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास में, लेकिन जो रियल और एक्चुअल पावर है वो आपकी पीएम के पास में। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम जो हैं वो मिनिस्टर्स को लीड करते हैं, क्योंकि जब पीएम ओथ लेंगे तब आपकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। और उसी के बाद में लोकसभा, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा। तो लोकसभा जो है लोअर हाउस आपका, वहाँ पे जो मेजोरिटी के साथ में पीएम बने हैं, मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ में जो पीएम बने जिनको लोगों ने सेलेक्ट किया है, उनको भी लीड करने का काम पीएम करते हैं। साथ ही में ब्यूरोक्रेसी यानी कि सिविल सर्वेंट्स, और उसी के साथ में मीडिया, इलेक्शन एंड फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स यानी कि प्रेजेंट टाइम पे करंट के अंदर अगर आपको पता होगा तो जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उनका दौरा हुआ है इंडिया के लिए, और ऐसे टाइम पे जब फॉरेन अफेयर्स को लीड करना होता है तो कौन लीड करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है। उसी के साथ में इलेक्शंस हैं या मीडिया है या ब्यूरोक्रेसी है, लोकसभा है या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, इन सभी को लीड करने का काम जो है वो किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का होता है। पीएम पावर डिपेंड ऑन पॉलिटिकल कंडीशंस। पीएम की पावर जो है वो पॉलिटिकल कंडीशंस पे कैसे डिपेंड करती है? वो इसलिए करती है क्योंकि जब आपके पास मेजॉरिटी पावर है, ठीक है, आपके पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स है, तो आपके पास पावर भी ज़्यादा है। लेकिन जब आपके पास कॉलिशन जैसी गवर्नमेंट है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग पीएम नहीं होगा, आपके पास एक वीकर पीएम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास मेजॉरिटी है तो आपकी अकेली पार्टी के पास मेजॉरिटी है और आपकी अकेली पार्टी ने आपको सेलेक्ट किया करके पीएम बनाया है। लेकिन जब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो फिर आप एक कोalition गवर्नमेंट को बनाएंगे, और कोalition गवर्नमेंट के साथ में जब आप पीएम बनते हैं तो आपके पास उतनी पावर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में दूसरी पार्टीज का भी सपोर्ट है। और अगर दूसरी पार्टीज आपको जो सपोर्ट उन्होंने दिया उसको हटा लेते हैं तो आपकी मेजॉरिटी चली जाएगी, और मेजॉरिटी चली जाएगी तो आपकी जो पोस्ट है वो भी चली जाएगी। इसलिए पीएम की जो पावर है वो पॉलिटिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसे कि मेजॉरिटी में अगर गवर्नमेंट है तो स्ट्रॉन्ग पीएम होंगे, जबकि वही पीएम कोalition गवर्नमेंट के टाइम पे हैं तो आपके पास वीकर पीएम होंगे। कोalition रिक्वायर कंसल्टेशन एंड लिमिट पीएम अथॉरिटी। कोalition क्या करता है? कोalition रिक्वायर कंसल्टेशन एंड लिमिट पीएम अथॉरिटी। अब कोalition जो है वो पीएम की अथॉरिटी को भी थोड़ा सा लिमिट कर लेता है, क्योंकि अब पीएम जो बने हैं वो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स की वजह से नहीं बने, अब पीएम जो बने हैं वो कोalition की वजह से बने, यानी कि और पार्टीज और अलाइज पार्टीज का भी आपको सपोर्ट है। अगर किसी भी कंडीशंस में वो सपोर्ट आपके पास से चला जाता है तो फिर आपको इस सीट को वेकेंट करना पड़ेगा, जिस वजह से कई बार जो है कोalition गवर्नमेंट में पीएम जो है वो थोड़े से वीकर दिखते हुए नजर आते हैं। पीएम नेगोशिएट पॉलिसीज विथ अलाइज, और पीएम कई बार पॉलिसीज को जो उनकी अलाइज पार्टी है जिन्होंने कोalition में उनका सपोर्ट किया है उनके साथ में कई बार नेगोशिएशन करते हुए भी नजर आते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने दो चीजें पढ़ी थी, तीन ऑर्गन्स को पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉज पॉलिसीज को बना रही है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। लेकिन हमने दो चीजें पढ़ी थी एग्जीक्यूटिव के अंदर, एक पढ़ी थी आपकी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक पढ़ी थी आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हमने किनको पढ़ा? प्राइम मिनिस्टर्स को पढ़ा, उनकी पावर्स को पढ़ा, साथ में मिनिस्टर्स के रोल को देखा, प्रेसिडेंट को देखा, ठीक है। ये आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। जैसे कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन लोग होते हैं? ब्यूरोक्रेसी यानी कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, इस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। आईएएस और आईपीएस जो हैं वो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट होते हैं, ठीक है। आईआरएस, आईएफएस जो हैं ये सेंट्रल सर्विसेज का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या मतलब है? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करती है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी जो है वो एज अ परमानेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु रन द डेली एडमिनिस्ट्रेशन, दे रिमेन इन सर्विस रिगार्डलेस ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर। ब्यूरोक्रेसी क्या है?
यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव होने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी पावर के अंदर है उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनका जो है वो अपने टेन्योर तक में, यानी कि अपने रिटायरमेंट की एज तक में, 60 ईयर्स तक के रिटायरमेंट एज तक में इनका अपना एक अलग काम है, ठीक है। यानी कि इनको डेली एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है। जो भी लेजिस्लेचर से, जो भी एमपी पीएम के थ्रू पॉलिसीज और लॉज को बनाया जाता है उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो होता है ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। कंपोजिशन कैसे होती है? तो कंपोजिशन में आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड अदर सेंट्रल स्टेट सर्विसेज, दे फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। कंपोजिशन कैसे होती है? ब्यूरोक्रेसी होता क्या है? ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपके पास सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स। और ये सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं? दो तरीके के सिविल सर्वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो सिविल सर्वेंट्स जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं, ठीक है। यूपीएससी एक बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसके थ्रू आपको आईएएस आईपीएस जैसे पोस्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है। और एक होता है स्टेट पीसीएस, ठीक है। स्टेट पीसीएस के अंदर जो है राजस्थान के अंदर कौन करता है? आरपीएससी स्टेट पीसीएस, जिसमें आरएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। आरएस ऑफिसर्स में एसडीएम हो गए, डेप्यूटी एसपी हो गए, ये जो लोग हैं वो ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। ब्यूरोक्रेसी का पार्ट होने का मतलब है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव होने का मतलब ये अपने रिटायरमेंट एज तक पूरी तरीके से ट्रेंड होंगे, पूरी तरीके से स्किल्ड होंगे, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होगी और उन सब के बाद में ये डे टू डे डेली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम, ठीक है, करते हैं। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पावर में होने से इनको मतलब नहीं, ये अपना जो एग्जीक्यूशन का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है या अपना जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है उसको फॉलो अप करते हैं। रोल क्या होता है? लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनके डिसीजंस को फॉलो अप करते हैं। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? हमारे पीएम हो गए या फिर मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है। उनके थ्रू जो लॉज हैं, उनके थ्रू जो लॉज हैं या उनके थ्रू जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। प्रोवाइड एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस टू मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स हैं उनको एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एंश्योर कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस इवन व्हेन गवर्नमेंट चेंज, ठीक है। इनका काम जो है वो एक तरीके से कंटिन्यूटी का काम है गवर्नेंस का, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट हो सकता है कि चेंज हो जाए, किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली उसकी वजह से वो चेंज हो जाए, ठीक है, लेकिन इनका जो काम है वो कंटिन्यू अपने रिटायरमेंट तक में एक फिक्स टाइम पीरियड तक में चलता रहता है, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। प्रोसीजर एंड रूल्स फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, और उन सारे प्रोसीजर्स और रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट तो ये परमानेंट है। फिर इनकी सर्विस जो है वो प्रोफेशनल सर्विस है। न्यूट्रल और इम्पार्शियल रहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल फेवरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। लाइक कोई भी ब्यूरोक्रेसी में जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करेंगे। चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट है, उनका जो काम है वो पॉलिसी और लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम है, रन डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको रन करने का काम है। और इसी वजह से इनके जो करेक्टरिस्टिक में न्यूट्रल और इम्पार्शियल रोल है उसको बताया गया है। वर्क अंडर रूल्स, हायरार्की एंड अकाउंटेबिलिटी। अब वर्क अंडर रूल्स, हायरार्की एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को समझने की कोशिश करें हम, तो सबसे पहले आपके पास एक होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी वो होते हैं जो देश के अंदर पीएम के साथ में बैठ के पॉलिसीज और लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम, साथ ही पीएम को एडवाइस करने का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं? एक आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो कि हायरार्की में सबसे बड़े हैं। वहीं अगर स्टेट लेवल पे बात की जाए, स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे होते हैं चीफ सेक्रेटरी। कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी। जिस तरीके से कैबिनेट सेक्रेटरी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पीएम के साथ में
पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं या एडवाइस देने का काम करते हैं, वहीं पे स्टेट लेवल पे जो सीएम है, आपकी काउंसिल चीफ मिनिस्टर्स हैं और आपकी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो एडवाइस देने का काम, साथ ही में पॉलिसी और लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो चीफ सेक्रेटरी का रहता है। ठीक है, उसी के नीचे जब स्टेट से नीचे क्या आ सकता है, आपका एक डिवीजन आ सकता है। क्या आ सकता है, आपका एक डिवीजन आता है, और डिवीजन के अंदर जो होते हैं वो होते हैं संभागीय आयुक्त, वो भी एक आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, डिवीजन के नीचे जो है वो आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो डीएम होते हैं वो कौन होते हैं, आपके एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। कौन होते हैं, एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो आपके ब्लॉक्स बने होते हैं उसमें एसडीएम काम करते हैं, मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और ये जो होते हैं वो स्टेट पीसीएस जैसी एग्जाम्स को क्रैक करके, ट्रेनिंग लेके, स्किल्स लेके आते हैं। तो हायरार्की तरीके से भी देखा जाए तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं, सेंट्रल से लगा करके आपकी जो लोकल बॉडी है वहां तक में इनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब वर्क अंडर रूल्स, हायरार्की के साथ में, हायरार्की हमने अभी ये समझी, और अकाउंटेबिलिटी के साथ में डे टू डे रनिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका ग्राउंड लेवल पे, आम लोग जिनसे रोज मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और उनके सॉल्यूशंस की जो होप लेके घूमते हैं, वो जो है वो आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। सेलेक्टेड थ्रू यूपीएससी एंश्योरिंग मेरिट, सेलेक्ट कैसे होते हैं, तो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, रैंक वाइज सेलेक्ट किए जाते हैं, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के थ्रू मेरिट बेसिस पे इनको इनकी सर्विस जो है वो अलॉट की जाती है। ठीक है, फंक्शंस क्या हो सकते हैं, पॉलिसी का एग्जीक्यूशन एट ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में जब ये पढ़ते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ज्ञापन है वो कलेक्टर महोदय को सौंपा गया या एसडीएम को सौंपा गया, तो वो ग्राउंड लेवल है। आप उसी ज्ञापन को लेकर के पीएम के पास में नहीं जा सकते डायरेक्टली, ये जो ब्रिज का काम है वो आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव कर रही है। यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ में डिस्कस करेगा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के साथ में डिस्कस करेगा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के साथ में डिस्कस करेगा, और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास जो अपने पावर है वो फिर जाएंगी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास में। कहाँ पे जाएंगी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास में, एग्जीक्यूटिव के पास में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो ब्रीच का काम कर रहा है वो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, अब जिस तरीके से आईएएस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क को देखते हैं, उसी तरीके से जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। ये भी हायरार्की को फॉलो करते हैं, लाइक कांस्टेबल हो गए, और कांस्टेबल जो हैं वो पुलिस के अंदर रैंक में सबसे छोटे रैंक पे होते हैं, और उसी तरीके से जो सबसे बड़े रैंक पे होते हैं वो कौन होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जहाँ पे कमिश्नर रेट है वहाँ पे इनको कमिश्नर बोला जाता है। तो ये भी हायरार्की वाइज काम करते हैं, लेकिन इनका मेजर जो फंक्शन है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम जो है वो आईएएस ऑफिसर्स का होता है। फॉरेन की पॉलिसीज के अंदर जब इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ आईएफएस ऑफिसर्स काम करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपकी यूपीएससी है या जो ये सर्विसेज है उनका जो ऑरा है, जो उनका जो चार्म है, वो इस तरीके से इसलिए ज़्यादा दिखता है क्योंकि यहाँ से लगा करके यहाँ तक में जो ब्रिज का काम है, एज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो इनके पास होता है। ठीक है, और कॉमन मैन से जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपके पास वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने की पावर्स आ जाती हैं, जिस वजह से जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर, लॉज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन, डेवलपमेंट वर्क, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो सारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू लाई जा सकती हैं। रेवेन्यू कलेक्शन यानी कि आईआरएस ऑफिसर जो टैक्स का कलेक्शन किया जाता है, डेवलपमेंट वर्क यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता है, या पब्लिक के लिए वेलफेयर स्कीम्स। अब पब्लिक के लिए वेलफेयर स्कीम्स जैसे किसी स्टेट के अंदर सीएम लेकर आते हैं, लेकिन सीएम के साथ में कौन बैठता है, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर के साथ में
चीफ सेक्रेटरी बैठे। सीएम कौन हो गए, आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए। वहीं सीएस जो हैं वो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए। ठीक है, अब किसी भी तरीके की पॉलिसी जो है वो कॉमन लोगों के लिए लानी है तो वो यहाँ पे आपके जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्कर्स जो हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो आईआरएस ऑफिसर्स हैं, उनका कलेक्टिव काम है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, यानी कि 3 तरीके की स्ट्रक्चरल डिजाइन है हमारे पास में। एक है सेंट्रल स्ट्रक्चर, एक है स्टेट। ठीक है, यानी कि एक तो पूरा इंडिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट हो गए और अलग अलग स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके अंदर लोकल बॉडीज काम कर रही हैं। लोकल बॉडीज यानी कि म्यूनिसिपैलिटी हो गई और पंचायत हो गई, इन सब के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो भी आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम है। अब ब्यूरोक्रेसी की नीड क्यों है, तो ये जो है वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है विच इलेक्टेड लीडर्स में लैक। कई बार पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको भी एडवाइस की ज़रूरत होती है और ये एडवाइस जो है वो ब्यूरोक्रेसी इनको प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि इनके पास वैसी ट्रेनिंग है, वैसी स्किल्स है, इतने टफ एग्जाम को क्लियर करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो फिर इन लीडर्स को जो एडवाइस देने का काम है, ठीक है, वो कौन करते हैं? ब्यूरोक्रेसी करती है और इसी वजह से हमको ब्यूरोक्रेसी की नीड भी है। ठीक है, एंश्योर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को एंश्योर करते हैं। साथ ही में हैंडल कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टास्क ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है और गवर्नेंस एक अलग चीज़ है। गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स ला रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, ये सारा जो पार्ट है वो आपका गवर्नेंस का पार्ट है। गवर्नेंस का पार्ट है। ठीक है, और जब गवर्नेंस अच्छे से रन करेगी तो उसके अंदर कई बार कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, कई बार टेक्निकल टास्क भी देखने को मिलते हैं और कई बार मॉडर्न गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत भी पड़ती है फॉर अ डेवलप्ड कंट्री, या फिर हम अभी डेवलपिंग फेज के अंदर हैं। 2047 तक हमारा जो मिशन है वो डेवलप्ड कंट्री होने का है। तो इन सारे मिशंस के लिए हमको मॉडर्न गवर्नेंस की नीड पड़ती है और जब मॉडर्न गवर्नेंस की नीड है हमको, तो हमारे पास ट्रेन और स्किल ब्यूरोक्रेसी का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से ये ब्यूरोक्रेसी की नीड जो है वो इंडिया को है और हमारे पास ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी या फिर सिविल सर्वेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, इन करंट सिनेरियो अगर हम एग्जांपल देखें तो बाड़मेर जो कि राजस्थान का एक पार्ट है। ठीक है, बाड़मेर जो राजस्थान का पार्ट है जहाँ पे जो कि डेजर्ट के अंदर है। ठीक है, डेजर्ट के अंदर है और इस डेजर्ट के अंदर होने के कारण यहाँ पे जो पानी की समस्या वो देखने को मिली। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करके जो वहाँ की डीएम थी, उन्होंने इससे रिलेटेड बहुत अच्छे से प्रपोजल्स दिए थे और उसको फॉलो अप किया था लोगों ने, जिसकी वजह से यहाँ की डीएम जो थी टीना डाबी, ठीक है, रैंक 1, ठीक है, जिनको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है। तो इस वजह से ये इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, बट फॉर एग्जांपल हमको ब्यूरोक्रेसी की नीड क्यों है, तो कई बार ऐसे सिनेरियो भी हमको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमको जो है ब्यूरोक्रेसी की नीड होती है। लास्टली कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। तो मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी पावरफुल। जो हमारी फिलहाल की एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे परमानेंट हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एग्जीक्यूटिव हैज़ मोर पावर देन अदर गवर्नमेंट ऑर्गन। एग्जीक्यूटिव के पास में जो गवर्नमेंट के अदर ऑर्गन्स हैं लाइक लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उनसे कहीं ज़्यादा पावर है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल इज नेसेसरी ओवर द एग्जीक्यूटिव। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और उसी वजह से एग्जीक्यूटिव के अंदर भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर रेगुलर सुपरविजन एंड लिमिट अब्यूज ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया फॉलो करता है और जब ये सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो रेगुलर सुपरविजन है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, वो और उनकी जो पावर्स हैं अगर वो उनका अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनका सुपरविजन भी किया जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर था। अब बेसिकली जो चैप्टर था थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, लेकिन बहुत
क्रिस्प में अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपसे अगर इनसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव को समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जो पावर, जो पॉलिसीज और लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, फिर आपको पता है कि लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर हमारा अगला चैप्टर है जिसको हम समझेंगे, लेकिन लेजिस्लेचर क्या है? तो उन पॉलिसी और लॉज को बनाने का जो काम है वो आपका लेजिस्लेचर का है। ठीक है, और उन सब के ऊपर जो सुपरवाइज करता है वो कौन करता है? जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी का काम क्या होता है? सुपरविजन का। अब चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक 91st अमेंडमेंट 2003 और आपको अपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, तो आपको सबसे पहले अमेंडमेंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि पॉलिटी के आंसर अमेंडमेंट के बिना सही नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर पूछा जाए और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में आप अपने आंसर को 91st अमेंडमेंट एक्ट से चालू करते हैं, जिसको आप 2003 जैसे ईयर का एग्जाम्पल देते हुए स्टार्ट करते हैं, तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको अमेंडमेंट को याद रखना है, 91st अमेंडमेंट को। उसके साथ में ही हम कौन से एग्जीक्यूटिव को फॉलो करते हैं? तो हम करते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम को फॉलो करते हैं। साथ ही पार्लियामेंट्री, ठीक है, फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और उसके बाद में एक और होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है तो हमने चार्ट के अंदर समझा था, और एनसीईआरटी के अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमने समझा था कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट की वीटो पावर क्या होती है, ज्ञानी जेल सिंह ने उस पॉकेट वीटो का कैसे यूज किया था। उसके साथ में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम की पावर को समझा कि पीएम की पावर कोalition गवर्नमेंट के बाद में कैसे डिक्लाइन कर जाती हैं, लेकिन उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट कैसे पीएम को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमने ब्यूरोक्रेसी को समझा, और ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, हायरार्की के तौर पे काम करता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हमारे सामने कौन आता है? एमपीज और प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। ठीक है, एमपी और प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। पॉलिटिकल के अंदर आपके आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने समझा था। इनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या हो सकती है, तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं जिनको पढ़ के आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। साथ ही में आपसे पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या होती है, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर्स की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करने में। उसी तरीके से जो आपकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उसके लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो आपको पता होना चाहिए 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसी के बाद में जब आपसे पूछा जाए कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की नीड क्यों है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्यों जरूरी है, तो आप उनके एग्जाम्पल अच्छे से दे सकते हैं और अच्छे से उनके आंसर्स लिख सकते हैं। और लास्टली जो है आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और एग्जीक्यूटिव को आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।